नाज़रीन आदाब, आज पूरा व्लॉग सुनिएगा। व्लॉग के आखिर में आपको एक इंटरव्यू और उसके हवाले से जुड़ी एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे। बहुत बड़ी खबर है। अब आपको रनडाउन बता देते हैं। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मुराद सईद बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा पर एतमाद करने पर मजबूर हो गए। खत लिख दिया। तफसीलात आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की बहुत ही स्विफ्ट मूव। मामला क्या है यह आपको बताएंगे। अहम मामला है। चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात की फहरिस्त तलब कर ली। रजिस्ट्रार को हिदायत कर दी फहरिस्त तैयार करने की। 3 रुकनी बेंच कायम किया है। एक जो इन मामलात की जो इन मुकदमात की जांच पड़ताल करेगा और फैसला करेगा कि कौन से मुकदमा ज़ेर समाअत आने हैं, कौन से नहीं। बेंच की सरबराही सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद करेंगे, जबकि उनके साथ जो दीगर जजेस हैं उनके नाम अभी आना बाकी हैं। ताहम ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि 184 के मुकदमात जो हैं उन पर पाकिस्तान में हमेशा बड़ी तनकीद होती रही है। ये सुओ मोटो से मुतालिक मामलात हैं। साथ ही रजिस्ट्रार को यह भी हिदायत कर दी कि उन मुकदमात की भी फहरिस्त बनाकर बेंच के हवाले की जाए जो जिनमें आईनी तशरीह का सवाल उठाया गया है। इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ अदालतें आइन के किसी एक ही आर्टिकल की मुख्तलिफ तशरीहात भी करती रही हैं। अब जब ये मामला मुकम्मल तौर पर सामने आएगा, बेंच की समाअत शुरू होगी, फहरिस्त सामने आएगी, तो बाकी बात इस पर फिर करेंगे। एक ही रोज़ इंतखाबात कराने का मामला भी बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई थी। कुछ सियासी जमातें भी उसमें इन्वॉल्व हैं। सदर मुमलिकत ने भी तजवीज़ दी थी और पीटीआई ने जो जस्टिस उमर अता बदयाल के ज़माने में पीटीआई ने इस पर कहा भी था कि वो भी बात करना चाहती है दीगर सियासी जमातों से, और अदालत ने टाइम भी दिया था। अब ये मुकदमा भी ज़ेर समाअत आ रहा है, उसके लिए भी बेंच कायम कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच की सरबराही करेंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो रिलेटिवली नए जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इस बेंच के मेंबर होंगे। लेकिन ये दोनों जजेस की शोहरत बहुत अच्छी है। नाज़रीन, अब चलते हैं मुराद सईद की खबर की जानिब। मुराद सईद ने 9 मई से पहले भी कुछ मुकदमात में मतलूब थे। उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें हुई, लेकिन वो रूपोश हो गए थे। उनके बारे में यह भी इतलात आती रही कभी कि वो जनाब अफ़गानिस्तान चले गए हैं, काबुल में हैं। फिर ये इतलात आई कि वो सरहदी इलाके में हैं, अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके में। उसके बाद ये भी इतला आई कि वो तुर्किया में हैं। कभी अनकरा की इतला आई, कभी इस्तांबुल की इतला आई, लेकिन वो हाथ नहीं आए। 9 मई के मुकदमात में उनका भी नाम है, क्योंकि उनकी एक ऑडियो आई थी 9 मई से कुछ अर्सा पहले, जिसमें वो उन्होंने एक रात को, जब ये इमरान खान पीटीआई को ये खदशा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ये 9 मई से काफ़ी पुरानी बात है, उस वक्त गिरफ्तारी का भी कोई प्लान नहीं था। उस वक्त उनकी एक ऑडियो आई थी और उनका ये कहना था कि सबको पता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में उन्होंने क्या करना है। ये वीडियो बहुत, ये माफ़ कीजिएगा, ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी ऑडियो की वजह से मुराद सईद का और फिर इमरान खान के साथ जो उनका ताल्लुक है, उनके अलावा उनकी और भी कुछ ऑडियोज़ हैं, लेकिन ये ऑडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी तनाजुर में उस वक्त वो मतलूब थे, लेकिन 9 मई के बाद जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम है उनमें वो भी शामिल थे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनका ख़त मौसूल हो गया है। उस खत में उनका ये कहना है कि चंद रोज़ पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने 14 अभी ये जो 14 अक्टूबर को, और उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में मेरे घर वालों को तंग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पेशावर में मेरे बाज़ अजीज़ों के घर भी छापा मारा गया और ये मेरे बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उनका ये कहना है कि मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, साबिक वफाकी वज़ीर रहा हूँ, आइन और कानून पसंद शहरी हूँ और अपने हक़ का दिफा करना चाहता हूँ। अपने आइनी हुकूक की खातिर मैंने जो है वो अपने आइनी हुकूक के दिफा की खातिर मैंने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल साहब को भी ख़त लिखा था, सदर मुमलिकत को भी ख़त लिखा था, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। उनका ये भी कहना है इस खत में कि 2022 में तब्दीली के बाद से मुकदमात का ख़त्म ना होने वाला एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रियासती मशीनरी मेरे खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल की जा रही है और 9 मई के बाद दीगर कायदीन की तरह मुझ पर भी बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए हैं, जैसे 9 मई कोई वाक़या ही नहीं है।
बहरहाल उन्होंने ये कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि वो उनके ख़त का जायज़ा लें और उसके बाद उनके लिए एक मुनासिब अहकाम जारी करें और कोई एक्शन लें। देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अब ये ख़त पेश किया जाएगा। जब उनके सामने पेश होगा तो अगला कदम उसके बाद ही सामने आएगा। नाज़रीन, अब उस इम्पॉर्टेंट खबर की जानिब आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की स्विफ्ट मूव। बहुत से लोगों को ये तवक्को थी कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेंच कायम नहीं करेंगे सिविलियंस का जो ट्रायल है फौजी अदालतों में, लेकिन जस्टिस कायद फायद ईसा ने वो बेंच कायम करने का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ कर दिया था। आज उसके नामों का ऐलान कर दिया। ये बड़ी स्विफ्ट मूव है नाज़रीन, बहुत मज़ेदार मूव है। लोगों का ये ख्याल था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर खुद बैठेंगे, फिर उसके बाद वो कुछ रिमार्क्स देंगे, ताल्लुकात ख़राब होंगे। ये तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। बेंच की सरबराही करेंगे जस्टिस एजाजुल हसन। अब बेंच में शामिल कौन कौन है, ये मज़े की बात है। जस्टिस याह्या अफरीदी बेंच में शामिल है। वो बड़े ही प्रोफेशनल जज हैं। उनके कमेंट्स हमेशा बहुत आइन और कानून के दायरे में होते हैं और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए होते हैं। ज़ाती कमेंट्स वो नहीं करते, किसी का साथ देते हुए महसूस नहीं होते किसी भी मुकदमे में। हाँ, आइन और कानून का साथ देते हुए महसूस होते हैं। जो दीगर जो बेंच के दीगर मेंबरान हैं, उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। उनको बड़ा दुख है पीटीआई के जो मुतल्लिका लोग हैं उनके इंसानी हुकूक का। बाकियों के इंसानी हुकूक के हवाले से कभी मैंने उनके रिमार्क्स नहीं सुने, लेकिन हो सकता है उन पर भी हो। और जो जजेज हैं उनमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। बहुत शोहरत है उनकी। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त भी है करप्शन के हवाले से। कुछ ट्रकों के बाद भी उनके हवाले से की जाती रही है। और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। और ये तमाम दोस्त ये तमाम जजेस जो हैं ये इनके हवाले से ये सिवाय जस्टिस याह्या अफरीदी के खुलेआम सरेआम ये कहा जाता रहा है और अब भी कहा जाता है हम ख्याल जज, यानी ये जस्टिस उमर अता बंदयाल के हम ख्याल जज हैं और इनके बारे में बाकी और तो कोई तबसरा नहीं है। इनके बस वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। तो अब नाज़रीन आगे चलते हैं। मुल्क में एक और मलिक रियाज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर है नाज़रीन। शेख रशीद के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो आखिर में बताएंगे। मलिक रियाज का 460 अरब रुपए का केस अदायगी का वो तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें मलिक रियाज का मामला कोई नहीं है, लेकिन मैंने कल कुछ और लोगों से भी मुलाकात की, आज भी की। पता ये चला कि हमारे जो सिस्टम है उसमें शामिल बाद लोग ऐसे हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि मलिक रियाज अगर ख़त्म हो रहे हैं या मलिक रियाज कमज़ोर हो रहे हैं तो एक और मलिक रियाज पैदा कर दिया जाए। मेरा ये ख्याल था और कुछ और लोगों का भी ये ख्याल था जिनसे बात हुई मेरी, और उनका ये खदशा था कि शायद अलीम खान जो है वो भी चूँकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो शायद अलीम खान के लिए मलिक रियाज को कमज़ोर किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलीम खान के हवाले से कोई मूव नहीं है। कुछ और लोगों के भी नाम थे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिनकी हाउसिंग स्कीमें हैं बड़ी बड़ी, वो भी नहीं है। लेकिन कराची का एक नाम है, मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ है। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी पाकिस्तान की सब जो पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनमें से एक है। उसके मालिक के साहबजादे हैं और सीईओ भी हैं। और नाज़रीन बस इस पे और इसकी फ़िलहाल तो मज़ीद इतनी तफ़सीलात है जब नाम मुनासिब होगा तो नाम भी सामने ले आएंगे। इस पर बस एक दोस्त ने तबसरा किया है जिनसे मैंने ये तफ़सीलात हासिल की। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में कोई जगह खाली नहीं रहती। कोई आदमी कमज़ोर हो रहा होता है तो उसकी जगह कोई और नया दाना फिट करने की कोशिश हमेशा हो रही होती है और मैदान खाली नहीं छोड़ा जाता। अब नाज़रीन पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको एक अहम खबर सुनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई, जिन फैसल करीम कुंडी साहब से तो होती रहती है, पीपल्स पार्टी के और लोगों से भी बात हुई। पीपल्स पार्टी डट गई है नून लीग के खिलाफ। पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया है कि पंजाब में इलेक्शन वो नून लीग की मुखालफत करके लड़ेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो पीपल्स पार्टी का पुराना वोट है वो वापस आए, जो नाराज़ वोट है। साथ साथ वो पीटीआई का जो वोट है, क्योंकि पीटीआई ज़रा कमज़ोर होती दिखाई दे रही है तो पीपल्स पार्टी की नज़रें उस वोट पर भी हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी को के उन्हें ये कहते हैं कि ज़रा खामोश रहें, अभी देखें कि क्या होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नवाज शरीफ जो है वो
डील करके आ रहे हैं। ये तो सरेआम बातें भी की, बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि एक आदमी के लिए इलेक्शन मुलतवी किया जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि नवाज शरीफ प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के तौर पर आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर यह वादे कर दिया है कि अगर नवाज शरीफ प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के तौर पर आएंगे तो हम कबूल नहीं करेंगे, ये मुखालफत जारी रखेंगे। दोनों जमातों के दरमियान एक सिलसिला जुम्बानी जारी है, उनका राब्ता टूटा नहीं है, लेकिन अब तक जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो यही है कि नवाज शरीफ बतौर प्रोजेक्ट नवाज शरीफ कबूल नहीं है। नाज़रीन, अब आते हैं बड़ी खबर की जानिब। ये इतलात है समा टीवी पर कि जो एक बहुत बड़ा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, नाम शेख रशीद साहब का लिया जा रहा है, लेकिन कुछ दोस्तों की ये खबर थी कि शेख रशीद को इंटरव्यू से पहले लाया गया है, गुज़िश्ता रोज़ लाया गया है या परसों रात को लाया गया है। कुछ दोस्तों के असद तूर की तो ये भी खबर है कि उनको मार भी पड़ी है जिनका भी इंटरव्यू है। मैंने फिर समा में, चूँकि मैंने मेरी साहब का ऑर्गेनाइजेशन और समा एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, मेरे अच्छे सोर्सेज हैं वहाँ बहुत सारे लोगों से बात की। ये दोस्तों ने बताया कि रात को 10 बजे के बाद लेट आवर्स में एक अहम शख्सियत को लाया गया, इंटरव्यू हुआ। मुनीर फारूक का नाम भी ठीक है कि उन्होंने रिकॉर्ड किया, हो सकता है ये इंटरव्यू आज या कल किसी वक्त नशर भी हो जाए नवाज शरीफ के आने से पहले। लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि जब ये इंटरव्यू ख़त्म हुआ, उन साहब को बाहर लाया गया तो अचानक एक साहब ने उनके ऊपर हमला किया, उनको चंद थप्पड़ मारे और उसके बाद वो गायब हो गए। ये कहा जा रहा है, मतलब है जो एनी शाहिदीन हैं जो उस वक्त ड्यूटी पर वहाँ मौजूद थे, जिनके सामने ये वाक़या, ये बात मैंने उनसे की है, उनसे पूछी है, और उन्होंने ये बताया कि वो साहब आए, अचानक उन्होंने हमला किया, अफरा तफरी में मारा और उसके बाद एकदम से गायब हो गए। अब ये वो कहते हैं कि लाने वालों में बंदा शामिल था या नहीं था, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये वाक़या हुआ है, इंटरव्यू से पहले नहीं हुआ। जो बताने वाले हैं, जो एनी शाहिदीन है, उनसे मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि ये वाक़या इंटरव्यू रिकॉर्ड होने के बाद हुआ है। वाक़ये की वजह क्या है ये भी अभी सामने नहीं आई, लेकिन ये वाक़या हुआ है नाज़रीन। बाकी अगर इसमें कुछ और तफ़सीलात आई तो वो भी आपके खिदमत में पेश कर देंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।